हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग संडे स्पेशल मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसको हम महा मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, हम मॉक टेस्ट में अपने मैथ, रीजनिंग, ग्राफ और तालिका ये 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैथ के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, ग्राफ के 10 क्वेश्चन और तालिका के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो हमारे ये 30 नंबर का पार्ट है। ये हमारे पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। तो दोस्तों, देखते हैं आओ किसमें कितना है दम। स्टार्ट करते हैं। पेन कापी लेके बैठ जाइए और अपना एक एक नंबर काउंट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन है 31, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 61। तो दोस्तों बताइए, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने नंबर सिस्टम में आपको ये पढ़ाया है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या सिर्फ अपने पाड़े से कटे वो अभाज्य संख्या होती है और किसी से नहीं कटती। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या अपने पाड़े से और किसी और पाड़े से भी कट जाए उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो बताइए, 31 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। 51 ये 17 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? यही, ये भी हमारी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ये। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 5/14 में से क्या घटाया जाए? 5/14 में से क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 1/6 हो? 1/6 हो। ऑप्शन ए है 1/21, ऑप्शन बी है 2/21, ऑप्शन सी 4/21, ऑप्शन डी 5/21। तो दोस्तों, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 1/6 हो? ऑप्शन ए 1/21, 2/21, 4/21, 5/21। तो हम लोग इस सवाल को लगाना स्टार्ट करेंगे और जितने सवाल आप सही करेंगे आप उसमें एक नंबर जोड़ सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसमें से आपका एक सही वाला नंबर भी काट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो हम देखते हैं 5/14 में से, हमने लिखा 5/14 में से क्या घटाया जाए। मुझे नहीं मालूम, मैंने x घटा दिया कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1/6। अब 5/14 और ये x उधर गया प्लस का और ये इधर आ गया माइनस का, 1/6 बराबर x। तो x बराबर क्या हुआ? इधर लगा रहे हैं हम आपका x बराबर, इस साइड लगा रहे हैं, x बराबर क्या बचा था? इसका हमने एलसीएम ले लिया, 14 42 एलसीएम आएगा। 14 3 42 और 42 और 3 बार गया तो 5 15 माइनस 6 42 और 7 एकम 7। तो हमारा x बराबर 15 में 7 चलेंगे, कितने बचेंगे? 8। 42 इससे काट दिया जाएगा, तो 2 चौको 8 21। तो x बराबर मेरा कितना आया? 4/21। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? 4/21 हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों? अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया हो तो आप इसमें एक नंबर अपना जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यक्स का 10%, यक्स का 10% बराबर बाई का 50%,
बाई का 25% है तो एक्स अनुपात बाई हैं। ऑप्शन ए क्या है? 2:5। ऑप्शन बी 5:2। ऑप्शन सी 2:3। ऑप्शन डी 3:2। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यक्स का 10% बराबर बाई का 25%। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का 10%, परसेंटेज हटा नीचे कितना लगेगा? 100 बराबर बाई का 25%, परसेंटेज हटा नीचे कितने लगेगा? 100। 100 से 100 कट गए, फिर बचा क्या? एक्स इंटू 10 बराबर बाई इंटू 25। 5 दूनी 10, 5 25। एक्स अपान बाई बराबर क्या आ गया? एक्स ये बाई को नीचे ले गए और 5 ये 2 को इधर नीचे ले गए, तो 5/2। तो एक्स अनुपात बाई बराबर क्या होगा? 5:2। 5:2। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हो गया। मैथ में 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 5 नंबर के होंगे और ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आने वाला है। आपको अगर आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी तो आपको टाइम में वहाँ दिक्कत नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, यदि दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 137 है, दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है, अंतर 43 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? यदि दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 70, ठीक है दोस्तों, 60, हम इसको सवाल लगाते हैं। देखना, यदि दो संख्याओं का योग 137 है, मुझे नहीं मालूम कौन सी दो संख्या है, मैंने मान लिया यक्स प्लस बाई का योग कितना है? 137, और उनका अंतर एक्स माइनस बाई का अंतर कितना है? 43। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 1 + 2 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे तो यक्स क्या हो जाएगा? 2x, और जब इसको जोड़ेंगे, ये प्लस का x प्लस का y और माइनस का y ये कट जाएंगे, तो यहाँ तो 2x बराबर, इसको जोड़ लेंगे 7 3 10 और 4 3 7 1 8 और 2 1 180, इससे काट दिया तो x बराबर कितना आया? 90। एक संख्या मेरी कितनी निकल आई? 90। ये वाली संख्या x का मान या समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। हमने समीकरण 1 में रखे, तो मेरा x प्लस बाई बराबर 137 है, और जब x का मान मेरा 90 आ गया तो बाई बराबर क्या होगा? बाई बराबर 137 माइनस 90। जब इसमें घटा दिया जाएंगे तो बाई का मान मेरा कितना आ जाएगा? 47। तो हमारी एक संख्या क्या निकली? 90, और दूसरी क्या निकली? 47। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो मेरा 137 हो जाएगा, इन दोनों को घटा दें तो मेरा अंतर 43 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने ये सवाल भी कर लिया होगा, और ना किया हो तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को है, और आपको ये जो संडे स्पेशल मॉक टेस्ट है आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा।
अभी हम आपको मैथ का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। पहले लास्ट सवाल है इसका, 5वां। 16,641 16,641 का वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन 1 119, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 131। ठीक है दोस्तों, 16,641 का वर्गमूल क्या होगा? ऑप्शन ए 119, 121, 129, 131। अगर आपको वर्गमूल निकालना आता होगा तो आपसे चुटकियों में सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको अपनी क्लासेस, मेरी प्लेलिस्ट में इसकी वर्गमूल की क्लास भी मिल जाएगी। तो देखिए 16,641, इसका वर्गमूल निकालना, हम इसको निकालेंगे भाग विधि से। हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। बना लिया, बचा क्या मेरा, एक बचा। हमने इसको एक से यहाँ गुणा कर दिया, इसको एक जोड़ना पड़ता तो यहाँ लिख लेंगे एक। तो इसमें जब एक चला गया, यहाँ बचा कितना, 0। एक एक कितने हो गए, 2। उतारा कितने लेंगे, हमेशा दोनों का लेंगे। तो कितना हमारा यहाँ आ गया, 66। अब इसमें हम ऐसी कितनी संख्या गुणा करें कि 66 के आसपास रहे? अगर हम इसमें 2 का यहाँ गुणा करेंगे, 2 यहाँ जोड़ेंगे भी, तो 22 दूनी 44, 3 कर देंगे तो 23 यहाँ 69, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही का करेंगे। तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 22 और 2 कितने हो गए, 24, और 44 66 में चले गए, कितने बचे, 22 बचे। अब उतारा कितने लेंगे हम, 41 का। अब यहाँ हमें एक ऐसी संख्या का गुणा करना है, यहाँ हमें एक ऐसी संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पे ये आ जाए। तो अब देखते हैं, जैसे हम इसमें कितने करेंगे, तो 24 में अगर हम यहाँ 9 का गुणा कर देंगे, 9 जोड़ देंगे, तो देखना 9 नेम 81, 81 लगा 8, 9 चाक 36, 36 और 4 44, 81 लगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, हमारा ये आ गया 2241। तो हमारा ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे 9 और था, तो 9 था, तो हमारा ये किसका वर्गमूल हो गया, 129 का वर्गमूल हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो देखिए हमने कितनी सरलता से 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इसी प्रकार से मैथ आपके अगर, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम आपको रीजनिंग का पोर्शन 5 क्वेश्चन कराते हैं। अभी अगर आपको भाग विधि नहीं समझ आई तो दोबारा देखो, समझा रहे हैं। इनका 2 का जोड़ा बनाना, जो बचे उसका एक, तो एक एकम एक को गुणा करेंगे, एक जोड़ लेंगे, एक यहाँ भी लिख देंगे। तो एक एकम एक, इसको जोड़ लिया, 2 हो गए। फिर मैंने उतारा, या चला गया 0, तो उतारा लिया 66 का। अब मुझे 66 के आसपास ले जाना है, तो इसमें 2 का गुणा किया, 44, 44। अगर 3 का करते तो यहाँ 3 भी, यहाँ भी, तो 23 3 69, इसीलिए नहीं किया। 44 बचे कितने, 22। अब यहाँ हमने 9 का गुणा कर दिया, आ गया इतना, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 129। तो हमारा आंसर यही हो गया, 129। अब हम आपको रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही क्रम में लगाएं। सही क्रम में लगाएं। किसको लगाना है सही क्रम में, दही को, घास को, मक्खन को, दूध को, गाय को। हमने इसको सही क्रम में लगाना है। फिर मुझे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन है EBDAC, EBDAC। ऑप्शन बी कौन सा है, EBCDA, EBCDA। ऑप्शन सी कौन सा है, ऑप्शन तीसरा कौन सा है, ऑप्शन DBECA, DBECA। ऑप्शन चौथा कौन सा है आपका, BEDCA,
DCA। तो देखिए दोस्तों, मुझे सही क्रम में लगाना है दही, घास, मक्खन, दूध, गाय को। इसके अलावा मुझे ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको अगर नॉलेज होगा तो आप तुरंत सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप बताइए, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपके पास गाय होनी चाहिए। गाय होगी, वो जब घास खाएगी तब वो दूध देगी, तब आपका दही होगा, तभी तो मक्खन बनेगा। तो इसमें देखिए, गाय कहाँ पे है? गाय ई इसमें मिल रही, तो ये वाले ऑप्शन तो मेरे कट गए, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए? गाय। गाय के बाद क्या आएगा? वो घास खाएगी, खा रही है। इसके बाद वो क्या देगी? दूध देगी, दूध भी दे रही है। इसके बाद वो दही बनाएगी, दही भी, और इसके बाद मक्खन बनेगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये तीनों ऑप्शन कट गए। नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर दूसरा। एक कक्षा में एक पुलिस स्टेशन में रिया का स्थान सॉरी, रुक जाइए 1 मिनट, बनेगा नहीं। एक पंक्ति में रिया का स्थान दोनों तरफ से 15वां है। एक पंक्ति में रिया का स्थान दोनों तरफ से 15वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं? देखिए, ये रैंकिंग का सवाल है। एक पंक्ति में रिया का स्थान दोनों तरफ से 15वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं? पंक्ति में कुल कितने? अब देखिए, एक कोई पंक्ति है, हमें नहीं मालूम कोई पंक्ति है, लेकिन एक पंक्ति है जिसमें रिया नाम की कोई लड़की है, जिसमें उसका इधर से भी स्थान, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, या आगे से भी पीछे से भी, कहीं से भी देखा जाए तो उसका इधर से भी स्थान 15वां है, और इस साइड से भी और इस साइड से भी 15वां है। 15वां। तो बताओ, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे? अगर आप हैं, इधर से भी 15वें आ रहे, इस साइड से 15वां आ रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 15 + 15 और -1 कर दो, हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। 15 15 30, और ये घटा दिया, कितना बचा? 29। ठीक है, हमने इसके ऑप्शन नहीं दिए। इसका ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी भी है 30, ऑप्शन डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29। ठीक है, अब एक घटा क्यों दिया आप समझिए। जैसे आप हैं, अगर आप एक पंक्ति में इधर से भी 15वें स्थान पे आ रहे, उधर से भी 15वें स्थान पे आ रहे, आपकी काउंटिंग तो एक ही बार होगी ना, 2 बार तो नहीं कर दी जाएगी। या इस साइड से गिन लो या उस साइड से गिन लो, तो हमें काउंटिंग एक ही बार करनी। तो हम 2 बार गिने जा चुके थे, इसी वजह से मैंने एक कम किया। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको तीसरा सवाल बता रहे हैं रीजनिंग का। देखिए तीसरा सवाल, है, मान लीजिए
मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ए बी की मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है, और डी ई की माँ है, यदि ई पुरुष है, यदि ई पुरुष है तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? देखिए, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? इसके ऑप्शन लिखिए। इसके ऑप्शन है भतीजी, ऑप्शन बी है भांजी, ऑप्शन सी है पुत्री, ऑप्शन डी है माँ। ऑप्शन डी है माँ। देखिए, मान लीजिए ए बी की पुत्री है, मैंने मान लिया जो ए जो है किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है। बी किसकी बेटी है? बी जो है सी की बेटी है। सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है। मैंने बताया था आपको कि देखिए, मैंने जब ब्लड रिलेशन पढ़ाया है तो उसमें बताया भी है कि जो ये वाला फिगर बनाएंगे ये मेल के लिए बनाएंगे, और जो सर्किल बनाएंगे वो हम फीमेल के लिए बनाते हैं। तो सी जो है डी का भाई है, और डी ई की माँ है। डी जो है किसकी माँ है? ई की माँ है। ई पुरुष है, उसने बोला है ई पुरुष है। ई पुरुष है तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? अब ये बताइए, ये पुरुष है, ये इसकी कौन हुई? माँ हुई। जब हम स्वयं से अपने ऊपर जाएंगे तो वो पीढ़ियाँ, मतलब ऊपर वाली पीढ़ी में माता पिता और दादा दादी, और नीचे वाली पीढ़ी में मेरे बच्चे, लड़का पोता, ये सब हो जाएंगे। अब तो देखिए, ई एक पुरुष था, उसकी ये कौन हुई? माँ। माँ का भाई कौन होता है? मामा। मामा का बेटी कौन होती है? मेरी बहन। और उनकी बेटी कौन होगी? हमारी भांजी। तो हमारी कौन हो जाएगी? भांजी। दोबारा समझिए, ई एक पुरुष है, ये उसकी कौन है? माँ है। ई पुरुष है, ये उसकी माँ है। माँ का भाई कौन हुआ? आपके माँ का भाई कौन हुआ? आपके मामा हुए। मामा की बेटी कौन हुई? आपकी ममेरी बहन। ममेरी बहन, और उनकी बेटी की बेटी कौन हुई? आपकी भांजी हुई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, समूह में भिन्न बताना है। समूह में भिन्न। ऑप्शन ए है 216, ऑप्शन बी है 729, ऑप्शन सी है 324, ऑप्शन डी है 27। देखिए, मुझे समूह में भिन्न बताना है, मतलब इसमें से क्या भिन्न है। अब भिन्न करने के लिए जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा वर्ग दे रखा, किसका घन दे रखा है? ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 3 का घन है। तो जब ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है, तो यही तो भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये वर्ग दे रखे हो, बाकी सब घन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों। 5वां सवाल रीजनिंग का।
बस इसी प्रकार से आपके सवाल आ जाएंगे पीटी में। देखिए पांचवा सवाल है हमारा कैलेंडर से। यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते कल से बीते कल से 2 दिन पहले, पहले कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन था? अब एक बात बताइए, यदि बीते हुए कल, मैं आज मान के चल रहा हूँ, जैसे बीते कल के बाद का दिन गुरुवार है, मतलब परसों गुरुवार है, तो आज कौन सा दिन होगा? अगर कल बीतना चाहिए, आज मंगलवार होगा। जब आज मंगलवार होगा तभी तो परसों गुरुवार होगा, और जब आज गुरुवार है तो आज मंगलवार है, और बीते कल के बाद का दिन कौन सा होगा? गुरुवार। तो आज मंगलवार है, हम यहाँ लिख लेंगे। इसमें ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं पहले, सोमवार, बी ऑप्शन है शुक्रवार, सी ऑप्शन है मंगलवार, डी है शनिवार। देखिए दोस्तों, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है, कल के बाद का दिन मतलब कल के बाद, आज मंगलवार होगा तभी तो कल के बाद का दिन गुरुवार होगा, तो आज मैंने मान लिया मंगलवार है, और कल के बाद का दिन गुरुवार है, ठीक। कल के बाद का दिन, ये बीच गैप में छूट गया, तो बीते कल से 2 दिन पहले, मतलब इसने सोमवार को भी छोड़ दिया कि 2 दिन पहले, इसके बाद संडे, इसके बाद सैटरडे। बीते कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? सैटरडे के बाद क्या आता है? शुक्र ही तो आया होगा, शुक्रवार। तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया? शुक्रवार। यदि कल के बाद के दिन बाद गुरुवार है, तो मतलब आज मंगलवार है, तभी तो कल के बाद का दिन गुरुवार हुआ। गुरुवार, फिर उसने बीते कल से 2 दिन पहले का दिन पूछा, शुक्रवार आंसर आ गया। तो दोस्तों, आपका मैथ और रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम आपको ग्राफ बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों, मैंने ग्राफ तैयार कर लिया है आपका, तो देखते हैं। ग्राफ से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये ग्राफ है हमारा, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सरकारी क्षेत्र प्लस बॉन्ड में कितने % निवेश किया गया है? ये निवेश किया गया है, तो क्वेश्चन पहला है, सरकारी क्षेत्र प्लस बॉन्ड्स में कितने % निवेश किया गया है? इसके ऑप्शन क्या है? इसके ऑप्शन है 19%, इसका बी ऑप्शन है 20%, इसका सी ऑप्शन है 35%, इसका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा एक निवेश का पार्ट दिया गया है, जो सर्किल के हिसाब से सर्किल में ग्राफ बनाया गया है। इसमें 20% पीपीएफ में, शेयर में, म्यूचुअल फंड में, सरकारी क्षेत्र में, बॉन्ड्स में, और 31% सावधि जमा में निवेश किया गया है। तो इसने पूछा गया है सरकारी क्षेत्र प्लस बॉन्ड्स में कितने % निवेश किया गया है? सरकारी क्षेत्र में 15% और बॉन्ड्स में 4%, तो कितना हो गया? 15 + 4 कितना हुआ? 19%। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 19%। ठीक है दोस्तों।
अब हम आपको इसमें दूसरा सवाल बताते हैं। इसमें दूसरा सवाल है, यदि बॉन्ड में निवेश की गई राशि यदि बॉन्ड में निवेश की गई राशि यदि बॉन्ड्स में निवेश की गई राशि 8,000 रुपये है तो शेयरों की गई राशि कितनी होगी? शेयरों में निवेश की गई राशि कितनी होगी? यदि बॉन्ड्स में निवेश की गई राशि 8,000 रुपये है तो शेयरों में निवेश की गई राशि कितनी होगी? तो देखते हैं दोस्तों, बॉन्ड्स में निवेश की गई राशि 4% है, लेकिन इन्होंने कितनी बताई है? 8,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 4% बराबर 8,000 मान लेंगे। हमसे पूछे किसकी गई है? शेयरों की। शेयर में कितनी राशि निवेश की गई है? 15%। तो हम इसको निकालेंगे, 1% बराबर 8,000 अपॉन 4 इंटू 15, क्योंकि 1% बराबर इतना था तो इसमें 15% निकालना था, 15 की इधर गुणा कर दिया तो इसका भी 15। तो 15% बराबर मेरा निकलेगा 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30। तो 2,000 इंटू 15, 15 दूनी 30, 30,000 रुपये शेयरों में निवेश की गई थी, शेयर में। ठीक है दोस्तों, तो आपका दूसरा सवाल भी लग गया। अब इससे हम ग्राफ से आपका तीसरा सवाल बताते हैं आपको। देखिए, कुल कितना निवेश था? कुल कितना निवेश था? कुल कितना निवेश था? अब देखिए, जब आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 4% बराबर 8,000 थे, तो मुझे 100% निकालना होता। 25 का इधर गुणा कर दिया, 25 चक्कू 100, 100%, 25 अट्टे 200 और 3 जीरो ये थे। तो कुल कितना निवेश था दोस्तों? कुल कितना निवेश हो गया? 2 लाख। यही मेरा आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन इसका, मार्च और जून में पीपीएफ में निवेश कितना है? पीपीएफ में कितना निवेश है? निवेश है ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 13%। तो देखिए, पीपीएफ में कितना परसेंट निवेश है? 20%। तो हमारा आंसर 20 हो गया। तो दोस्तों, अब हम आपको दूसरा ग्राफ बनाएंगे, जिसमें आपको अभी हम बना लें पहले। तो दोस्तों, मैंने यहाँ दूसरा ग्राफ बना लिया है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले ग्राफ में 5 क्वेश्चन कराए थे मैंने, अब दूसरे वाले ग्राफ में देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि सबसे अधिक कारों का उत्पादन किस वर्ष में हुआ? देखिए, ये दूसरा ग्राफ है। रेखा आरेख जनवरी से शुरू होकर जून तक कारों का उत्पादन दर्शाया गया है कि जनवरी में 400, फरवरी में 700, मार्च में 900, अप्रैल में 1300, मई में 1900 और जून में 2200 कारों का उत्पादन हुआ। तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक कारों का उत्पादन किस महीने में हुआ? पहला क्वेश्चन है इसका,
सबसे अधिक कारों का उत्पादन किस महीने में हुआ? तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक कारों का उत्पादन बताइए किस महीने में हुआ। जनवरी में 400 बनी थी, फरवरी में 700, इसमें 900। सबसे अधिक कारों का उत्पादन किस महीने में हुआ? इसी महीने में तो हुआ, जून में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जून। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन ग्राफ से बताते हैं। मार्च और जून में उत्पादन की गई कारों की संख्या। मार्च और जून में उत्पादन की गई कारों की संख्या। तो दोस्तों मार्च और जून में उत्पादन की गई कारों की संख्या। अब देखिए आप, मार्च में कितनी कारें बनी थी? 900। जून में कितनी बनी? 2200। तो 900 प्लस 2200 कितनी हो गई? 3100। 900 प्लस 2200 कितनी कारें हो गई? 3100। 3100 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। मार्च और जून में उत्पादन की गई कारों की संख्या 3100। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको ग्राफ का। तीसरा क्वेश्चन है, अप्रैल और मई के बीच कारों के उत्पादन में अंतर। अप्रैल और मई के बीच कारों के उत्पादन में अंतर। देखिए, अप्रैल और मई के बीच कारों के उत्पादन में अंतर। अब अप्रैल इसमें कितना दिया गया? ये नंबर जो होते हैं, अप्रैल में कितनी? 1300। और मई में कितनी है? 1900। तो 1900 माइनस 1300, इनके बीच का अंतर कितना है? 600। क्योंकि अप्रैल में अगर 1300 कारें बनी थी, मई में 1900 बनी, तो कितनी ज़्यादा कारें बनी? 600। तो इनके बीच का अंतर भी तो वही हुआ कि 600 कारें ज़्यादा बनी। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम चौथा क्वेश्चन बताते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन है, फरवरी और मार्च में कार उत्पादन में अंतर। फरवरी और मार्च में कार उत्पादन में अंतर। देखिए, फरवरी और मार्च में कार उत्पादन में अंतर कितना आया? फरवरी में कितनी कारें बनी? 700। मार्च में कितनी बनी? 900। तो 700 जब फरवरी में बनी और मार्च में कितनी बनी? 900। तो इनके बीच कारों का उत्पादन कितना आया? अंतर कितना आया? 900 माइनस 700 इक्वल टू 200। तो हमारा इसका आंसर क्या आया? 200। अब इसका हमारा आखिरी क्वेश्चन ग्राफ का, लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा। जनवरी से, क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी से मई तक कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ? जनवरी से मई तक कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ?
तो बताइए जनवरी से मई तक कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ। देखिए जनवरी में कितनी हुई, जनवरी से मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक, तो जनवरी में कितनी हुई 400, प्लस फरवरी में 700, प्लस मार्च में 900, प्लस अप्रैल में 1300, प्लस मई में 1900। अब मुझे इनको जोड़ना है, 7 और 4 1100, 11 9 2000, 2000 और 1300 3300, 3300 और 1900 कितने हो जाएंगे 3300 प्लस 1900, 0 0 9 3 12, 3 1 4 1 5, तो कितने हो गए 5200। तो दोस्तों आपके ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम आपको तालिका बताएंगे, तालिका बना लेते हैं अभी, तो जैसा भी है ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये नीचे दिख नहीं रहा हो तो अभी हम आपको ऊपर लिए दे रहे हैं इसका आंसर 3300 प्लस मतलब जनवरी से मई तक की कुल कारों हुए 5200। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम तालिका बताएंगे, तालिका बना ले पहले। तो दोस्तों आप देखिए मैंने तालिका भी बना ली है, तो तालिका के क्वेश्चन कराते हैं। क्यों मैंने तालिका पहले इसलिए बना ली कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो तालिका का पहला क्वेश्चन है किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है। किस अंक सीमा में, अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है। तो देखिए किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है। अब बताइए किस में है, इसमें 8 नंबर मिले, इसमें 10, इसमें 12, इसमें 22, इसमें 30, 38, 25, 35, 15, 10, 15, 10, 10, 10, तो किस में मिले हैं 60 और 74 में। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 और 74। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी अंक सीमा में 60 और 74 वाली अंक सीमा में 10-10 नंबर मिले हैं, इतिहास में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इतिहास में कुल कितने अभ्यर्थी हैं। इतिहास में कुल कितने अभ्यर्थी हैं। ऑप्शन लेना चाहिए तो ऑप्शन ले लें इसके। 100, बी 105, सी 80, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इतिहास में कुल कितने अभ्यर्थी हैं, तो जोड़िए इतिहास में 12 8 कितने हो गए 20 विद्यार्थी अभ्यर्थी, तो यही है इतिहास में पूछा गया। 8 और 12 20, 20 और 30 50, 50 और 25 75, 75 और 15 90, 90 और 10 100, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। इतिहास में कुल कितने अभ्यर्थी हैं 100 अभ्यर्थी हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी में कुल कितने अभ्यर्थी हैं। अंग्रेजी में कुल कितने अभ्यर्थी हैं, तो देखिए आप लोग अंग्रेजी में कुल कितने अभ्यर्थी हैं जोड़ लीजिए। इसके भी ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो ले लें। 105, 100, डी 120, सी, डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंग्रेजी में कुल कितने अभ्यर्थी हैं 10 और 12 22, 22, 22 और 38 60, 60 और 10 70, 70 और 15, 70 और 15 85, 85 और 10 95, 95 और 10 105, तो हमारा आंसर कितना हो गया 105। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको तालिका का चौथा क्वेश्चन कराएंगे।
नोट कर लिया होगा आपने इसे भी। देखिए जैसे 14 क्वेश्चन है, इतिहास में 50 से कम अंक वाले, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले, अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का, अभ्यर्थियों का प्रतिशत है, अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। तो देखिए इसका आंसर है, ऑप्शन है 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 90%। इतिहास में 50 से कम, किसमें? इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो देखते हैं। अब इतिहास में 50 से कम, ये 0 से 20 मतलब 1 से 19 तक, 20 से 29 तक, 19 से मतलब 29 तक, 20 से 30 से 39, तो ये अंक मिले हैं, अंक सीमा है। तो हमें कितने निकालें? 50 से कम। 50 से कम कहाँ है? मतलब ये वाली लाइन, यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं इतिहास में? 12 8 20, 20 और 30 50, 50 और 25 75, और टोटल विद्यार्थी कितने थे यहाँ पे? 100 थे। अब जिसमें से 75% को 50 से कम अंक मिलते हैं। देखिए 50 से कम तो यही है, 49 तक तो मिलेंगे, और इसके बाद तो 50 से ज़्यादा हैं। तो 50 से कम वाले ढूंढने, तो कितने हैं यहाँ तक? यहाँ तक कितने हैं? 75। तो 75 बटे कुल विद्यार्थी 100 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना आया? 75%। हमारा आंसर कितना आया? 75%। देखिए अंग्रेजी में अब निकाल लीजिए, इसका 5वां क्वेश्चन बन जाएगा। अंग्रेजी में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत, अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। अब देखिए 50 से अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है अंग्रेजी में? 10, मतलब 10 और 22, 22 और 38 कितने हो गए? 60, 60 और 10 70, 70 और 15 कितने होते हैं? 85। तो कितने अभ्यर्थी हो गए? 85, ठीक है। और कुल कितने हैं? 85, 10 95, 105 इंटू 100, ये तो पूछा गया। देखिए 5 से काट दिया 21 बार, ये गया 17 बार। हमारा आंसर क्या आया? 1700 बटे 21%। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, ग्राफ और तालिका आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। अगर आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।